विटामिन्स और मिनरल्स की कमी डेफिशिएंसी से बहुत सारी डिजीज़ हमारी हो सकती हैं। इसमें दो तरह के जो है विटामिन्स होते हैं, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में हमारा आएगा ADE एंड वाटर सोल्यूबल में हमारा आएगा B एंड C। बी के बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, B1, B2, B3, B9, B12। यहाँ डिस्कस करते हैं विटामिन ए की कमी से हमें रेटिनॉल यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम आ जाती है। एक MCQ आता है, विटामिन ए से कौन सी डिजीज हो सकती है, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस नहीं आएगा, थोड़ा ध्यान रखना, नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम आ सकती है, कम दिखने की प्रॉब्लम इससे आ सकती है। सोर्सेज जो भी येलो काइंड के फ्रूट होंगे वो विटामिन ए का सोर्स होंगे। जिस भी फ्रूट या वेजिटेबल में थोड़ा येलो पार्ट होता है, ये आपके हिंट है, जरूरी नहीं है वही है, लेकिन कुछ हद तक ये हिंट है। वो विटामिन ए के सोर्स होंगे। जैसे गाजर में जो पीला वाला हिस्सा होता है, तो आप गाजर भी विटामिन ए का सोर्स लिख सकते हैं। आम, केला, पपीता, ये सारे आपके विटामिन ए के सोर्स में आएंगे। एग, बटर। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ऑस्टियोमलेसिया, ऑस्टियोपोरोसिस यानी बोन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। विटामिन ई से रिलेटेड आपका स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी स्किन हेल्दी नहीं रहेगी इससे। के से क्लॉटिंग वाली प्रॉब्लम आ जाती है और इसमें ज़्यादातर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आएंगी आपकी। कहते हैं ना, खून कंटिन्यू, अगर कोई इंजरी हो जाए तो उसका ब्लड बहता ही जा रहा है, यानी कि उसका ब्लड नहीं जम रहा है जब जमना चाहिए, तो विटामिन के की डेफिशिएंसी से ये होता है। विटामिन का साइंटिफिक नेम है थियामिन। तो इससे जो प्रॉब्लम है वो होगी स्किन डिजीज, हेडेक, स्लीपलेसनेस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख ना लगने वाली प्रॉब्लम। विटामिन बी को राइबोफ्लेविन कहते हैं। अनहेल्दी स्किन, विटामिन बी का अगर आपको तुक्का लगाना है तो ये स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आप इसको लिख सकते हैं। पैर फटना भी आप इसकी कमी से कह सकते हैं। विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम है निकोटिनामाइड। B5 पेंटो मीन्स 5 पेंटाथेनिक एसिड एंड विटामिन 6 पायराइडॉक्सिन एंड 7 मीन्स बायोटीन। विटामिन 9 फॉलिक एसिड के कैप्सूल टैबलेट्स भी आती हैं। विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम है कोबालोमाइन। अब हम बात करते हैं विटामिन C की, एस्कॉर्बिक एसिड, जिसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी रोग हो सकता है। गम्स स्वेल हो जाते हैं, गम्स में स्वेलिंग आ जाती है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। विटामिन C फॉर सिट्रस, ये हिंट है, खट्टे जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं वो इसका सोर्स है। आगे हम बात करते हैं मिनरल्स में आपका आएगा आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, आयोडीन, सोडियम क्लोराइड। ज़्यादातर जो मिनरल्स हैं वो रिलेटेड टू योर बोन्स हैं, बोन्स को और टीथ को जो स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनकी डेफिशिएंसी की वजह से आपके टीथ प्रॉब्लम हो सकती है, बोन्स फ्रेजाइल हो सकती है, बोन्स की प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। ऐसे कंपोनेंट जिनसे हमें न्यूट्रिशन मिलता है वो आपके न्यूट्रिटिव हो गए, जिनके बारे में अभी हमने बात की। नॉन न्यूट्रिटिव में वो कंपोनेंट्स, वो फूड, वो कंपोनेंट्स ऑफ डाइट जिनसे हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलता है बट वो फूड की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। जैसे रफेज, वाटर से हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन मिलती है बट न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, हमें वैल्यूएबल कंटेंट्स इससे नहीं मिलते। और दूसरा रफेज, इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे हमने ऑरेंज खाया, ऑरेंज का जूस निकाले, उसमें जो बचा हुआ पार्ट है दैट इज़ रफेज। एक्चुअली वो ज़रूरी है हमारी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, बॉडी के अदर प्रोसेसेस के लिए, बट उनसे हमें न्यूट्रिटिव वैल्यू कम मिलती है या नहीं मिलती, जैसे कलर, फ्लेवर्स। तो ये हमारी यूनिट कंप्लीट हुई। आगे हम बात करते हैं यूनिट 6 की। इसका नाम है टेस्ट एंड मेजरमेंट्स इन स्पोर्ट्स। तो फिटनेस टेस्ट में साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट ने कुछ नए टेस्ट इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे एज ग्रुप 5 एंड 8 के लिए, या आप कह लीजिए क्लास 1 to 3
फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट और प्लेट टैपिंग टेस्ट, इनसे रिलेटेड मेरी वीडियो है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। थोड़ा सा मैं बताती हूँ। फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट में आपको एक छोटी सी बीम के ऊपर या ईंट के ऊपर अपने एक पैर से बैलेंस बनाना होता है। प्लेट टैपिंग में आपको टेबल के ऊपर सेंटर में हाथ रखना है और 2 प्लेट टाइप के सर्कल कटिंग मिलती है, उनको आपको फटाफट से 25 सर्कल्स आपको कंप्लीट टैपिंग के करने होते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा 50 मीटर स्पीड टेस्ट। इसमें सिंपली आपको कमांड पे 50 मीटर का जो एरिया है वो कवर करना है, दैट इज स्पीड टेस्ट। आपका टाइम इसमें नोट होगा। 600 मीटर रन वॉक में आपको 600 मीटर कवर करना है, आपका टाइम इसमें नोट किया जाएगा। सिट एंड रीच टेस्ट में आपको एक टेबल के पास बैठना है जिसके ऊपर स्केल फिक्स होगा एंड आपको बेंड करके रीच करना है कि आप उसमें कितना आप उसमें कवर करते हैं, वो मेजरमेंट आपका स्कोर होगा। देन आपका स्ट्रेंथ टेस्ट, एब्डोमिनल कर्ल अप, सिंपली जिसको क्रंचीज भी बोलते हैं, पैर फोल्ड करके आपको एब्डोमेन ऐसे कर्ल अप करना है और 1 मिनट में आप कितने कर पाते हैं वो रीडिंग आपकी नोट होगी। देन पुशअप्स, सिंपली आपको पुशअप्स करने हैं। उसके बाद मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स, सेम पुशअप्स बट गर्ल्स को उसमें पैर फोल्ड करने हैं या नी आप जमीन पर टच कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कंप्यूटिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR। इसका मतलब है नॉर्मल कंडीशन में व्हेन आई एम सिटिंग रेस्टिंग, उसमें आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज यूज करती है, दैट इज योर बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसमें कुछ टेस्ट होते हैं जिसकी हेल्प से यू कैन फाइंड आउट। बेसल मीन्स बेस एट द टाइम ऑफ रेस्ट। अब ये तो है नहीं बैठे बैठे हम कोई एनर्जी यूज़ नहीं कर रहे हैं या लेटने में हम कोई एनर्जी यूज़ नहीं कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, बॉडी के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंटिन्यू वर्कआउट करती हैं, जैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका ब्रेन। तो इन सब के लिए भी कुछ ना कुछ कैलोरीज आपको या कुछ ना कुछ एनर्जी आपको चाहिए, वो आपकी आएगी बेसल मेटाबॉलिक रेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है सीनियर सिटीजन के लिए है। चेयर स्टैंड टेस्ट सिंपली है, इसका पर्पज क्या है आगे लिखा हुआ है, फॉर मेजरिंग लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, आपकी लोअर बॉडी में कितनी स्ट्रेंथ है। सबकी स्टैंडर्डाइज नॉर्म्स दी हुई हैं, जो भी आप सीनियर सिटीजन पे ये टेस्ट करके देखें आपको उनसे मैच करना है कि वो कहाँ स्टैंड करता है, नॉर्मल है यानी कि एवरेज है, बिलो एवरेज है कि एक्सेप्शनल है वो इंडिविजुअल। तो चेयर स्टैंड टेस्ट में आपको सिंपली उस चेयर पे बैठना होगा जिस पे हैंड रेस्ट हो, बस आपको खड़ा होना और बैठना है। टाइम लिमिट इज देयर कि इतने टाइम में आप इतने स्टैंड अप कर पाते, कितनी बार आप खड़े हो सकते हैं। आर्म कर्ल आपको वेट दिया हुआ है, इसमें कितने बाइसेप्स कर्ल आप कर सकते हैं। जो डंबल्स हैं वो आपको यूज़ करने हैं, 4 फॉर फीमेल एंड 5 पाउंड्स फॉर मेल। चेयर स्टैंड के लिए चेयर की जो हाइट है 17 इंचेस हाई। नेक्स्ट है चेयर सीट एंड रीच, जैसे सीट एंड रीच टेस्ट द सेम वे, बट यहाँ पर चेयर पे बैठ के एक पैर राइट लेग आगे करनी है और दोनों हाथ आपको टच करने हैं। इक्विपमेंट आपको चेयर और रूलर चाहिए जिससे आपको ये मेज़र करना है और इंडिविजुअल को ये होल्डिंग पोजीशन 2 सेकेंड्स के लिए होल्ड करनी है। देखिए रिकली एंड जोन्स का जो पर्पस है मेनली सीनियर सिटीजन की फिटनेस टेस्टिंग के लिए टेस्ट बना है। इसकी स्कोरिंग का हम डिस्कशन करते हैं। द गैप बिटवीन द फिंगर टिप्स एंड टोज वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव इट इज टू बी मेजर्ड विद द रूलर। द स्कोर शुड बी रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट ½ इंच और 1 सेंटीमीटर। आगे हम बात करते हैं बैक स्क्रैच एंड टेस्ट की। ये अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। एक हाथ ऊपर से जाएगा, एक हाथ नीचे से, और आपको टच करने की कोशिश करनी है। इसमें क्या मेजर करना है, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ फिंगर्स ऑफ बोथ हैंड्स। ये फिंगर टिप्स में इफ द फिंगर टिप्स आर टचिंग देन स्कोर इज 0। इफ देर इज गैप बिटवीन फिंगर टिप्स ऑफ बोथ हैंड द स्कोर इज नेगेटिव। अगर टच होती है तो 0 है और गैप है तो नेगेटिव है, और कितना आप ओवरलैप कर पा रहे हैं दैट इज योर पॉजिटिव स्कोर। आगे बात करते हैं 8 फुट अप एंड गो, मतलब कि 8 फुट का ये एरिया है, आपको उठना है चेयर से और अराउंड दैट 8 फीट आपको आना है। तो आप कितनी देर में आते हैं,
अपनी चेयर से उठ के 8 फुट तक जाना है और आपको वहाँ पर एक कोन रखी है, उसके साइड से घूम के आपको अराउंड घूम के आपको आना है। आप कितनी मिनट में ये काम करते हैं। नेक्स्ट है 6 मिनट वॉक टेस्ट फॉर एरोबिक एंड्योरेंस। 6 मिनट तक आपको वॉक करना है। 6 मिनट में आप कितना एरिया कवर करते हैं, इसी के हिसाब से आपकी स्कोरिंग होगी। स्कोरिंग में आपको देखना है कि आप 6 मिनट में कितना एरिया कवर करते हैं। आगे बात करते हैं यूनिट 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं आपके स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एटसेट्रा। और कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो आपकी ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। जैसे इसमें आएगा आपका मसल किस टाइप के हैं, वाइट मसल फाइबर हैं कि रेड मसल फाइबर हैं। जिसमें वाइट मसल फाइबर होगी दैट इंडिविजुअल इज सुटेबल फॉर स्पीड वर्क। जिसमें रेड मसल फाइबर ज़्यादा होंगी वो एंडोरेंस और स्ट्रेंथ टाइप ऑफ वर्कआउट के लिए सुटेबल होगा। जॉइंट का स्ट्रक्चर कैसा है वो फ्लेक्सिबिलिटी डिसाइड करेगा। आपकी एज क्या है, आपकी हाइट, वेट क्या है, ये सारे फैक्टर्स इसमें आएंगे। आगे हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। सिंपल है, मस्कुलर सिस्टम यानी कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल्स ग्रो होंगी, मसल हाइपरट्रॉफी होगी, आपकी मसल स्ट्रॉन्ग होंगी। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी मतलब हार्ट से रिलेटेड और रेस्पिरेशन से रिलेटेड। तो इसमें अगर आप रेगुलर वर्कआउट करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बेटर होगा, आपका कार्डियक मिनट आउटपुट अच्छी होगी, आपका हार्ट साइज जिसको हम कार्डियक हाइपरट्रॉफी बोलते हैं वो आपके इसमें हो जाएगी। देन स्ट्रोक वॉल्यूम आपकी अच्छी होगी, मिनट वेंटिलेशन आपका बेटर होगा, रेस्टिंग हार्ट रेट यानी रेस्ट में आप कितना हार्ट बीट होती है वो आपकी इसमें कम होगी। फॉर एग्जांपल नॉर्मल इंडिविजुअल अगर 1 मिनट में 20 बार सांस लेता है तो एक एथलीट इसमें 10 बार सांस में ही 1 मिनट में उसका काम हो जाएगा, मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रहेगा, इससे ब्रीदिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज यानी आपकी कम हो जाएगी, जिसका एग्जांपल मैंने जस्ट अभी बताया। इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, लंग कैपेसिटी आपकी अच्छी होगी और ब्रीदिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड यानी कि हार्ट अटैक वगैरह जो भी प्रॉब्लम है वो आपके नहीं होंगे, आपके सिस्टम बेटर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज की। तो मेनली 3 स्पोर्ट्स इंजरीज हमें हो सकती हैं, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, देन आपका बोन से रिलेटेड, देन जॉइंट से रिलेटेड। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। सॉफ्ट टिश्यू यानी आपके मसल्स या स्किन से रिलेटेड। तो एब्रेशन यानी कि रगड़, जिसमें आपकी कैपिलरीज कई बार ब्लड निकल भी जाता है, कई बार स्किन हमारी रेड सी नजर आती है, तो उस टाइप की इंजरी को हम कहेंगे अब्रेशन। कंट्यूजन मतलब ब्लो होना। फॉर एग्जांपल जैसे बॉक्सिंग में गुस्सा लग जाते हैं, ब्लैक टाइप का होता है, दैट इज कंट्यूजन टाइप ऑफ इंजरी। लेसरेशन में आपका ब्लड बाहर आता है, यू कैन से लेसरेशन एंड इरेगुलर कट इन द स्किन फ्रॉम अ शार्प ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं। शैलो, डीप, लॉन्ग, शॉर्ट, वाइड हो सकती है ये। और इन सीजन में आपका पंचर टाइप ऑफ इंजरी, किसी शार्प ऑब्जेक्ट से आपको होल हो जाना। सिमिलर टू द लेसरेशन इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय शार्प एज्ड ऑब्जेक्ट सच एज स्पाइक्स, जैसे स्पाइक चुभ जाना। और नेक्स्ट है आपका स्प्रेन एंड स्ट्रेन। थोड़ा सा इसमें ऑलमोस्ट सिमिलर इंजरीज हैं, एक हिंट ध्यान से सुनिए। स्प्रेन मतलब मसल्स एंड लिगामेंट्स की इंजरी है ये, और स्ट्रेन जिसमें टी आ गया, टी मीन्स टेंडन, तो मसल्स एंड टेंडन्स की ये इंजरी है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के लिए ट्रीटमेंट आपका सिंपल रहेगा। राइस, आर फॉर रेस्ट, आई फॉर आइस, सी फॉर कंप्रेशन, ई फॉर एलिवेशन, यानी कि उसको ये ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में। यानी कि सिंपल कहने का मतलब है उसको रेस्ट करिए 48 आवर्स तक, आइस ट्रीटमेंट दीजिए। आपको बॉडी पार्ट जहाँ पर इंजरी है उसको आइस लगाइए 4-5 मिनट तक। जब आपको सूना सा लगने लग जाता है, आपको लगता है कि
सेंसेशन थोड़ी कम हो गई है, आप रेस्ट दीजिए, थोड़ी देर के बाद दोबारा आइस अप्लाई करिए। कंप्रेशन मतलब जहाँ पर आपको ब्लड आने की संभावना लग रही है, आ रहा है, उसको प्रेस कीजिए। एलिवेशन मतलब अगर लोअर बॉडी की इंजरी है तो उस बॉडी पार्ट को थोड़ा सा हार्ट से ऊपर उठाइए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे लेग्स में लग जाती है, हम बैठे हैं, तो उसको थोड़ा सा ऊपर या सपोर्ट देके हम उसको रखें। आगे है बोन से रिलेटेड इंजरी, इसमें सारे आपके फ्रैक्चर आएंगे। डिसलोकेशन यानी इसमें फ्रैक्चर आएंगे। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर यानी कि बच्चों का, चिल्ड्रंस के लिए ये फ्रैक्चर वाली प्रॉब्लम होती है। इसमें बच्चों की हड्डियां टूटती नहीं हैं क्योंकि वो सॉफ्ट होती हैं, वो थोड़ी सी बैंड हो जाती हैं। कम्युनिटेड मतलब द ब्रेकिंग ऑफ ए बोन इनटू मोर देन 2 पीसेज इज कॉल्ड कम्युनिटेड, यानी एक ही हड्डी में 2-3 ब्रेकेज आ जाना। ट्रांसवर्स ओब्लिक, जो हड्डी में जो ब्रेकेज है ट्रांसवर्स में आ जाएगा आपका ये। अ टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन विच फ्रैक्चर लाइन इज परपेंडिकुलर टू द शाफ्ट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बोन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। जनरली इट हैपन्स इन थोरेसिक स्पाइन। ओब्लिक फ्रैक्चर जो आपकी हड्डी है वो सीधी ना ब्रेक होके थोड़ा स्लांटिंग हो, ओब्लिक उसमें डायगोनल यू कैन से। A type of fracture in which fracture line is at an angle with longitudinal axis of bone or shaft is known as oblique fracture। ऐसे थोड़ा तिरछा ब्रेकेज हो जाए। Impacted मतलब जो फ्रैक्चर्ड बोन है वो दूसरे किसी बॉडी पार्ट में अगर वो इम्पैक्ट करती है या घुस जाती है तो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी रिब्स बोन टूट जाती हैं यहाँ, तो वो कहीं लंग्स में या आपके हार्ट की तरफ अगर वो चली जाती हैं तो। अब हम बात करते हैं जॉइंट इंजरीज की। इसमें मेनली आपका डिसलोकेशन होता है। डिसलोकेशन मतलब लोकेशन से हट जाना। जैसे हमारा शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट है इस टाइप का, तो अपने जगह से हट जाना, डिसलोकेट होना। इसमें आपका जॉ डिसलोकेशन आ सकता है, शोल्डर डिसलोकेशन, हिप डिसलोकेशन और आपके रिस्ट जगह से हट जाने यानी कि रिस्ट डिसलोकेशन। तो ये हमारी होगी यूनिट 7। आगे बात करते हैं यूनिट 8 की, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। इसमें न्यूटन्स के लॉज आएंगे, उनकी एप्लीकेशन क्या है स्पोर्ट्स में। सबसे पहले फर्स्ट न्यूटन ऑफ लॉ, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, की डेफिनेशन में पढ़ती हूँ। एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, स्टेज एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन with the same speed and in the same direction unless acted upon by an unbalanced force और external force। जो ऑब्जेक्ट आप कह लीजिए रेस्ट में, वो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई भारी फोर्स ना लगे उसको ओवरकम करने के लिए। दैट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन और यू कैन से लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ की अगर हम बात करें, इसको लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। व्हेन अ बॉडी is acted on by a force while at rest or in constant motion, रेस्ट में है या लगातार मोशन में है, मूवमेंट में है, the resultant change in speed acceleration is directly proportional to the force applied and inversely proportional to the mass। कहने का मतलब है उस बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड होगी, मतलब फोर्स लगाने से अगर मूवमेंट में तो और बढ़ जाएगा, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, मास। अगर उस बॉडी का मास ज़्यादा है और हम जितनी फोर्स लगा रहे हैं उसका मास ज़्यादा है तो हमें रोकेगी, और मास से अगर हमारा ज़्यादा है तो हम उसको मूव कर सकते हैं। तो मास का इन्वर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है, और फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है। थर्ड लॉ की अगर हम बात करें, दैट इज लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसकी डेफिनेशन है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी एक्शन है उसके लिए उतना ही मात्रा में रिएक्शन होगा, प्रतिक्रिया होगी और अपोजिट होगी, आप कह सकते हैं। इनका स्पोर्ट्स में एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट का एग्जांपल है, द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ बॉल इज अरेस्टेड बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द विकेट कीपर विद द हेल्प ऑफ ग्लव्स, रोक देते हैं उसको। सेकंड का एग्जांपल है हमारा, अ फुटबॉल टेंड्स टू ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ किक। जिस डायरेक्शन में किक मारते हैं उसी में और स्पीड से वो बॉल जाती है, एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द फुटबॉल। थर्ड का है हमारा, पुशिंग द बास्केटबॉल डाउन और ड्रिबल देन द बॉल कम्स अप, उसका रिएक्शन है वो। आगे बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। इक्वल मीन्स बराबर, इक्विलिब्रियम
मतलब स्टेबिलिटी, बैलेंस यू कैन से। ये दो तरह का होता है, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक मतलब आपकी बॉडी यू कैन से इन रेस्ट व्हेन यू आर स्टैंडिंग, दैट इज ऑल्सो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मतलब आपकी बॉडी में जितनी भारी फोर्स लग रही है आप अंदर से भी उतनी फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी आर इक्वल टू जीरो। डायनामिक इक्विलिब्रियम आएगा, मोशन में आप अपने आप को स्टेबल रखते हैं, आप अपने आप को बैलेंस करते हैं। वॉकिंग इज सिंपल एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम और साइकिलिंग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। मतलब आप चल रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्सेज, एयर प्रेशर, यू कैन से बहुत सारी फोर्सेज आप पे काम कर रही हैं और आप उनको बैलेंस करते हुए आप अपनी साइकिलिंग कर रहे हैं, एक बैलेंस से आप जा रहे हैं। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको आप सीजी भी बोलते हैं। बॉडी का ये सेंटर इमेजिनरी सेंटर पॉइंट है आप कह सकते हैं, और नॉर्मली हम इसको नेवल के क्लोज मानते हैं, यानी कि हाफ बॉडी अपर एंड लोअर के बिल्कुल बीच में। और सेंटर ऑफ लाइन की अगर बात करें, इमेजिनरी लाइन जो बॉडी को बीचों बीच कट करती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम मानते हैं कि जो लंबे लोग होते हैं उनका सीजी थोड़ा सा हाई होता है, जो शॉर्ट हाइट लोग होते हैं उनका सीजी थोड़ा सा डाउन होता है। और स्पोर्ट्स में हम ये मानते हैं कि जिनका सीजी डाउन होता है या शॉर्ट हाइट होते हैं वो उनकी स्टेबिलिटी, उनका बैलेंस अच्छा बना रहता है। पर कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जहाँ पर हमें लंबी हाइट चाहिए, तो इट डिपेंड्स अपॉन द स्पोर्ट्स। अगर सीजी आपका लोअर होगा तो आपकी बेटर स्टेबिलिटी होगी। और कुछ स्पोर्ट्स में हम ऐसा करते हैं, हम अपनी बॉडी पार्ट्स को थोड़ा सा क्लोज करते हैं सो दैट हमारा बेटर सीजी हो, बेटर स्टेबिलिटी हो। फॉर एग्जांपल रेसलिंग, जब हम रेसलिंग करते हैं तो हम बॉडी को हम लेग्स को थोड़ा बेंड करते हैं, हमारा लोअर सीजी करते हैं ताकि सो दैट हमारी बेटर स्टेबिलिटी हो और हम अच्छा होल्ड कर सकें। एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स मैंने बता दिया, हम सीजी लोअर क्यों करते हैं और अपर क्यों करते हैं। हम जंप करते हैं तो हमारा सीजी थोड़ा सा अप जाता है और फिर बॉडी उसी पाथ को फॉलो करती है। एग्जाम्पल जिम्नास्टिक में जब हम रोल करते हैं तो हमारा जो सीजी है हम उसको थोड़ा सा बॉडी के क्लोज करते हैं सो दैट हमारा बेटर बैलेंस बने, हमारी स्टेबिलिटी अच्छी रहे। फ्रिक्शन की आगे बात करते हैं। फ्रिक्शन का हिंदी में मतलब है घर्षण, एक बॉडी का दूसरे के ऊपर मूवमेंट होना। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, द रबिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स अगेंस्ट ईच अदर व्हेन वन और बोथ आर मूविंग इज नोन एज फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ टू मूविंग बॉडीज सच एज टचेज ईच अदर। फ्रिक्शन इज रेजिस्टेंस टू मोशन, मोशन को रोकने वाली फोर्स आप फ्रिक्शन फोर्स कह सकते हैं। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द texture of both surfaces. The smoother the surface, the lesser the friction and vice versa. सरफेस स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन कम होगा, सरफेस रफ होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। क्या देखिए, फ्रिक्शन तीन तरह के हैं, स्टैटिक, काइनेटिक एंड लिमिटिंग। स्टैटिक मतलब स्टैटिक में it is the friction that exists between a motionless object and the surface on which it is stationed. काइनेटिक फ्रिक्शन यानी मूवमेंट में, इसमें तीन तरह के फ्रिक्शन होते हैं काइनेटिक में। मोशन में स्लाइडिंग फ्रिक्शन, व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन, एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट एक्चुअली रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, जब एक्चुअली रोलिंग स्टार्ट कर देता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन में आपका आएगा मैक्सिमम रेजिस्टिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज अबाउट टू मूव ओवर द अदर, जब मूवमेंट शुरू हो चुका होता है। Once the applied force is greater than the limiting friction, the body starts to move. Rolling का एग्जाम्पल है आपका, when a hockey ball is hit, it rolls over the astroturf. आगे हम बात करते हैं थर्ड काइंड ऑफ फ्रिक्शन, that is limiting friction. It is the maximum resisting force that comes into play when one body is about to move over the other. Once the applied force is greater, then the limiting friction of the body starts to move. आगे हम बात करते हैं स्पोर्ट्स में इसका क्या रोल है। कुछ स्पोर्ट्स में हमें फ्रिक्शन बढ़ाना पड़ता है, कुछ में हमें घटाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल वॉकिंग इज पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन। हम पाउडर लगा के
जैसे कुछ फॉर एग्जांपल हमारा रेसलिंग, वहाँ पर हमें ज़्यादा फ्रिक्शन की ज़रूरत है, हमें अच्छा होल्ड चाहिए, तो हम पाउडर यूज़ करते हैं दूसरे पे अच्छा ग्रिप बनाने के लिए। जिम्नास्टिक में भी हम पाउडर यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल बार पर जॉइंट सर्कल करने के लिए, घुमाने के लिए, सो दैट हमारा पकड़ अच्छी हो। इवन इन शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो हम पाउडर यूज़ करते हैं बेटर ग्रिप बनाने के लिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पाउडर का यूज़ होता है कैरम में हमें कॉइन्स को स्लाइड करने के लिए। फ्रिक्शन बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मटेरियल। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर हम फ्रिक्शन को कम करते हैं पेंट करके, ऑयलिंग करके। तो स्पोर्ट्स में इसका बहुत ही रोल है। फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो हमारी स्पीड जो है कम हो जाएगी। कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जहाँ पर हमें स्पीड बढ़ानी पड़ती है, कहीं पर हमें स्पीड घटानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल जैसे फुटबॉल में हम अच्छा ग्रिप बनाने के लिए स्टड का यूज़ करते हैं, वैसे ही हम एथलेटिक्स में अच्छा ग्रिप बनाने के लिए, सो दैट हम अच्छा दौड़ सकें और हमारा पैर स्लिप ना हो, तो हम वहाँ पर स्पाइक्स का यूज़ करते हैं। आगे बात करते हैं प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स। प्रोजेक्टाइल का मतलब है projectile is an object that is propelled by the application of an external force and then moves freely under the influence of gravity and air resistance। सिंपल कहने का मतलब है कोई भी चीज़ हवा में प्रोजेक्ट करना, थ्रो करना, फेंकना इज प्रोजेक्टाइल। और वो जो रास्ता कवर करती है वो थ्रोइंग चीज़ या वो फेंकी हुई चीज़, फेंका हुआ ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्ट किया हुआ ऑब्जेक्ट जो रास्ता कवर करता है उसको हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, पाथ कहते हैं। स्पोर्ट्स में इसका क्या रोल है? स्पोर्ट्स में हम चाहे ऑब्जेक्ट थ्रो करें जैसे जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, शॉट पुट, और चाहे हम अपनी बॉडी को थ्रो करें, तो स्पोर्ट्स में इसका बहुत रोल है। हमें किस एंगल से फेंकना है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्रोजेक्टाइल में काम करते हैं। सबसे पहले हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सबसे पहले एंगल ऑफ किस एंगल से हम थ्रो करते हैं। तो स्पोर्ट्स में जो इक्विपमेंट थ्रोइंग का जो अप्रोप्रिएट एंगल माना जाता है दैट इज़ 45 डिग्री। कहने का मतलब है 45 डिग्री पर अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे या थ्रो करेंगे तो हमारा बेटर डिस्टेंस कवर, जो कि हमारा स्पोर्ट्स में टारगेट होता है। एक होता है हमारा एक हमारा होता है वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल। इसके बीच में जो हमारा पाथ होता है ऑब्जेक्ट थ्रोइंग का दैट इज ट्रेजेक्ट्री पाथ, और उसी में हमें ये एंगल लेना होता है। फिर इसमें नेक्स्ट फैक्टर आता है इनिशियल वेलोसिटी की। आप किस स्पीड से स्टार्टिंग, शुरुआती आपकी क्या स्पीड होगी उस पर भी ये डिपेंड करता है। देन आपका हाइट ऑफ थ्रोइंग, किस हाइट से हम थ्रो करते हैं एज कम्पेयर टू लैंडिंग। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्रोजेक्टाइल को हमारे डिटरमाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं या इफेक्ट करते हैं। आगे बात करते हैं यूनिट 9 की, दैट इज साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। सबसे पहले आते हैं पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या है? ये पर्सोना वर्ड से लिया गया है, ग्रीक पर्सोना वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है मास्क। पहले जो आर्टिस्ट हैं थिएटर्स में मास्क पहन के अपना रोल प्ले करते थे ताकि उनकी जो रियल आइडेंटिटी है वो कोई आइडेंटिफाई ना कर सके, अपनी आइडेंटिटी को छुपा सकें। धीरे धीरे इसका कंसेप्ट डेवलप हुआ एज ए पर्सनैलिटी। अकॉर्डिंग टू अल्पर्ट, personality is the dynamic organization of those psychophysical systems that determine an individual's adjustment to his environment। यानी साइकोलॉजी प्लस फिजिकल, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, उनका कॉम्बिनेशन को हम मिला के किस एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट हो सकते हैं, दैट इज पर्सनैलिटी। आइसेंक क्या कहते हैं? पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ द एक्चुअल और पोटेंशियल बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो पर्सनैलिटी, इसकी डेफिनेशन हमने देख ली, टाइप दिए हैं अकॉर्डिंग टू जुंग। इसको हिंदी में जंग भी बोलते हैं, जंग भी कोई लोग इसको बोलते हैं। तो उन्होंने क्या क्लासिफिकेशन दी है? इन्होंने 2 टाइप की क्लासिफिकेशन पहले दी थी, एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। बाद में इन्होंने ऐड किया एम्बीवर्ट। स्विस साइकेट्रिस्ट थे कार्ल जुंग, और इन्होंने 1940 तक जो कंसेप्ट दिए थे वो 2 कंसेप्ट दिए थे टिल 1920। 2 कंसेप्ट इन्होंने दिए थे, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट 1920 तक। 1940 के बाद इन्होंने एक और कंसेप्ट ऐड किया, एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब है सिंपली इन, मतलब अंदर, मतलब अपने ही अंदर रहना, सोशल कम होना, सोसाइटी में कम जाना, बाहर की चीज़ें कम पसंद करना, कम बोलना। और एक्सट्रोवर्ट जस्ट अपोजिट टू इंट्रोवर्ट,
बाहर घूमना फिरना, आना जाना बहुत पसंद करना, और केवल गुमसुम ना रहना, लोगों से बात करना, ज़्यादा लोगों से कॉन्टैक्ट करना एट्सेट्रा। एम्बीवर्ट जस्ट दोनों के बीच में, ना बहुत ज़्यादा बात करना, ना बिल्कुल गुमसुम रहना, और जहाँ जैसे सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। नेक्स्ट इज बिग 5 थ्योरी। इसको बिग 5 मॉडल भी कहते हैं या 5 फैक्टर मॉडल भी इसको कहते हैं। इसमें ये दो लोगों ने मिलकर कंसेप्ट दिया है, पॉल कोस्टा एंड रॉबर्ट मैक्राई इन 1990। 5 इसमें आते हैं। ओशियन, इसका निमोनिक्स है OCEAN। O मीन्स ओपननेस टू एक्सपीरियंस, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट न्यू आइडियाज़। ऐसी पर्सनैलिटी वाले लोग क्रिएटिव होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, वैराइटीज़ में नया नया जानने की कोशिश करते हैं। दूसरा है कंसाइंटियसनेस, मतलब कि कह सकते हैं कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार जो लोग हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे। देन एक्सट्रोवर्जन, जो एक्सट्रोवर्ट टाइप, सोशली आउटगोइंग एटसेट्रा। देन आप एग्रीएबलनेस, जो इजीली एग्री हो जाए, बिलीव करे, वार्म, ट्रस्टिंग, हेल्पफुल, टैक्टफुल, इजी गोइंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी लोग इसमें आएंगे। देन आपका आएगा न्यूरोटिसिज्म, कैरेक्टराइज बाय सैडनेस, मूडीनेस, अचानक जो मूड जिनका चेंज होता है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी, यानी कि उनमें इमोशनली वो बैलेंस नहीं होते हैं। तो ये 5 कंसेप्ट इसमें बिग 5 फैक्टर्स और यू कैन से 5 फैक्टर मॉडल भी कहते हैं। आगे बात करते हैं हम एग्रेशन की। एग्रेशन को, जिसको हम हिंदी में गुस्सा बोलते हैं, बैरन रिचर्डसन की डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं। एग्रेशन इज any form of behavior directed toward the goal of harming or injuring another living being who is motivated to avoid such treatment. Types of aggression in sports, तो हमारा वो आएगा फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल। फिजिकल में दूसरे को फिजिकली हार्म करना, इन्फ्लिक्ट एंड इंजरी और फिजिकल हार्म टू अपोनेंट बाय हिटिंग, पुशिंग एटसेट्रा। साइकोलॉजिकल और मेंटल एग्रेशन मतलब originates from the mind but a distinction is made among several types of aggression. इंस्ट्रूमेंटल, किसी ना किसी इक्विपमेंट से दूसरे को हार्म करना, ठीक है। और साइकोलॉजिकल में आपका वर्बल भी आ जाएगा, किसी को कमेंट करके। देन नेक्स्ट आएगा आपका साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स। इसमें आपका सेल्फ एस्टीम, मतलब अपने आप को आप कितना सम्मान देते हैं, अपने आप को क्या सोचते हैं, अपने आप की कैसी छवि है, दैट इज योर सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम इज हाउ वी वैल्यू एंड परसीव आवर सेल्फ्स। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएंगे। अगर सेल्फ एस्टीम हमारा पॉजिटिव है, मतलब मैं कितना अच्छा दिखती हूँ, मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ, और इसका जस्ट अपोजिट नेगेटिव, मतलब मैं अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, मुझे ऐसा होना चाहिए, मेरी नाक थोड़ी लंबी होनी चाहिए, मेरी चिन थोड़ी छोटी होनी चाहिए एटसेट्रा। मेंटल इमेजरी, मतलब ये एक स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी टेक्निक होती है। आप अपने आप को बैठकर मेंटली एनालाइज करना कि ये मेरी स्किल थी, ऐसे हो सकती है, यहाँ मिस्टेक थी, मतलब कि आत्मनिरीक्षण आप कह सकते हैं, अंदर ही अपने आप को अपना इवेल्युएशन करना, एक मेंटल मैप बनाना। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भाई यहाँ से जाना है, राइट टर्न होना है, ये लैंडमार्क आपको मिलेगा। ऐसे ही आपको अपनी स्किल का, अपनी टेक्निक का एक मेंटल मैप बनाना है और उसको खुद ही एनालाइज करना है। सेल्फ टॉक मतलब अपने आप से बात करना। गोल सेटिंग, आपको एक टारगेट डिसाइड करना है, मतलब आपको पहले छोटे छोटे टारगेट डिसाइड करने हैं, उसको अचीव करना है, फिर नेक्स्ट टारगेट आपको डिसाइड करना है, उसको अचीव करना है। दैट इज योर गोल सेटिंग। आगे बात करते हैं यूनिट 10 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स। आपको कोई भी छोटे मोटे कंपटीशन या इवेंट ऑर्गेनाइज करके बच्चों का टैलेंट खोजना है, दैट इज टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। आप स्पोर्ट्स में क्या क्या टेक्निक अपना सकते हैं, उसको कैसे आप डेवलप कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल्स, माइक्रो, मीजो एंड मैक्रो। देखिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है, इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, ठीक है। ऐसे ही नहीं है कुछ भी आपने ट्रेनिंग दे दी, सिस्टमैटिक है, रेगुलराइज है। अकॉर्डिंग टू हरदयाल सिंह, मैं डेफिनेशन आपको बताती हूँ। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज अ पैडागोजिकल, यानी एजुकेशनल प्रोसेस है ये, बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, एमिंग एट प्रिपेयरिंग स्पोर्ट्समैन फॉर हाई परफॉर्मेंसेज इन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे ये बेस्ड है, सो दैट
एक स्पोर्ट्स पर्सन अपना अच्छा टारगेट अचीव कर सके। इसमें 3 तरह की साइकिल्स होते हैं, यानी जो हमारी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है कुछ साइकिल्स में डिवाइड होती है। सबसे पहले माइक्रो मतलब छोटी, आप कह लीजिए छोटा प्लान, 1 घंटे का प्लान, 1 दिन का प्लान। देन आपका मीजो साइकिल, 1 वीक का क्या प्लान है आपका ट्रेनिंग, आपको 1 वीक की क्या ट्रेनिंग करनी है। देन आपका मैक्रो मतलब 1 साल का आपका क्या प्लान होगा, 1 महीने का, 2 महीने का, 4, ऐसे ही आपका 1 साल का क्या प्लान है, आपका क्या शेड्यूल है, आपकी क्या ट्रेनिंग है, दैट इज मैक्रो साइकिल। नेक्स्ट आपका टाइप्स एंड मेथड टू डेवलप स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड स्पीड। ये हमारी फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स हैं, इनको हम कैसे डेवलप करेंगे और क्या इनके टाइप्स हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है हमारी? स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम अगेंस्ट एनी रेजिस्टेंस। 2 तरह की है, स्टैटिक स्ट्रेंथ एंड डायनामिक। द स्टैटिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो नोन एज आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। इसको हम कह सकते हैं आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू अप्लाई force against immovable resistance without significantly decreasing the length of the muscles, and there is no visible movement is shown at joint is known as static strength. दूसरा है डायनामिक। डायनामिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। देखिए जब हम मान लो कि हम वॉल पुश करते हैं उस समय हमारी स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, लेकिन हमारे जॉइंट्स में कोई बाहरी मूवमेंट नहीं देता है, दैट इज आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। और अगर हम कुछ एक्सरसाइज करके अपने स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं, दैट इज आइसोटोनिक काइंड, और यू कैन से डायनामिक स्ट्रेंथ। उसमें हमारी शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स और लेंथनिंग ऑफ मसल्स, जॉइंट मूवमेंट सब हमारा हमें दिखाई देता है, दैट इज आइसोकाइनेटिक काइंड ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। 3 categories are there. Maximum strength means to overcome against maximum resistance. Explosive strength, it is a combination of speed and strength. Suddenly you have to overcome some resistance. Then strength endurance, you are overcoming the resistance but duration is there, for longer duration you are doing that workout. इम्प्रूवमेंट के क्या क्या मेथड, ये तो हमने बात किया टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ को कैसे इम्प्रूव करना है? आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज से आप इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब कि कंटिन्यू कोई भी वर्कआउट करके, अप डाउन, बेंडिंग, स्ट्रेचिंग करके। 2 वर्ड से निकला है। आइसो मीन्स इक्वल एंड टोनस मीन्स टोन अप करना, बिल्ड करना, बनाना। इसमें कंसेंट्रिक जिसमें आप शॉर्टनिंग ऑफ मसल, इसेंट्रिक मीन्स लेंथनिंग ऑफ मसल्स यानी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, शॉर्ट एंड लेंथ। अगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्टिक मसल्स का यहाँ पर रोल है। फिर आपका आएगा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज, कंटिन्यू आप स्टैटिक पोजीशन होल्ड करके भी अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं। एंड थर्ड काइंड जो इम्प्रूवमेंट का है दैट इज आइसोकाइनेटिक विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइसोकाइनेटिक का जो कंसेप्ट है जे पेरिन ने 1968 में दिया था। आइसो मीन्स अगेन इक्वल, काइनेकिटोज मीन्स वन हु पुट्स इन मोशन, मोशन में रहना। तो साइबेक्स मशीन्स, ट्रेडमिल्स, ये सब आपका इसमें आएगा। आगे बात करते हैं एंड्योरेंस की। एंड्योरेंस इज द फिजियोलॉजिकल एबिलिटी टू परफॉर्म स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज विद द डिजायर्ड क्वालिटी एंड स्पीड वाइल ओवरकमिंग द फटीग। फटीग पे ओवरकम होना यानी थकान को आपको काबू में पाना और लगातार चलते रहना। ड्यूरेशन इज इन्वॉल्व, कितने समय तक आप कर सकते हैं। तो एंड्योरेंस इज ऑफ 2 टाइप्स, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्टिविटी एंड अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। नेचर के हिसाब से आपका बेसिक एंड्योरेंस, जनरल एंड्योरेंस एंड स्पेसिफिक एंड्योरेंस। बेसिक मतलब सभी की जो रिक्वायरमेंट है, जनरल आपका एरोबिक्स, अनएरोबिक्स इन नेचर, और स्पेशल एंड्योरेंस आपका स्पेसिफिक टू योर स्पोर्ट्स। फुटबॉल में कैसा एंड्योरेंस, हॉकी में कैसा, बास्केटबॉल में कैसा। देन एंड्योरेंस अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन, समय के या टाइम के हिसाब से टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस। स्पीड एंड्योरेंस नाम से ही पता चल रहा है, थोड़े टाइम के लिए इसमें आपका आएगा टू रेजिस्ट फटीग फॉर 45 सेकेंड्स और मोर। नेक्स्ट आएगा आपका शॉर्ट ड्यूरेशन, 45 से लेके 2 मिनट्स तक आप जो वर्कआउट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस में आपका आएगा। देन मिडिल टर्म 2 मिनट से लेके 11 मिनट तक का वर्कआउट आप अच्छे से कर सकते हैं, दैट इज योर मिडिल टर्म एंड्योरेंस। देन लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस मोर देन 11 मिनट्स, अगर आप कोई वर्कआउट कर रहे हैं, दैट इज योर लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस।
मेथड कौन से हैं बढ़ाने के? कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, आप लगातार करते रहें जिसमें मिनिमम 30 मिनट्स तक, और जिसमें हार्ट बीट आपको रखनी है 140 टू 160 बीट्स। देखिए, दो ही तरीके हैं कोई भी चीज़ एंड्योरेंस या स्ट्रेंथ बढ़ाने के, इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम। इंटेंसिटी मतलब बारंबारता, जहाँ पर रेस्ट कम हो, वॉल्यूम मतलब आप उसका लोड बढ़ा दीजिए। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, अगर आप इंटेंसिटी ज़्यादा रखते हैं वॉल्यूम कम रखिए, वॉल्यूम ज़्यादा रखते हैं तो इंटेंसिटी कम रखिए। दोनों चीज़ें हमें नहीं रखनी है एक साथ, बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है। हाई लेवल के एथलीट हैं, प्लेयर हैं, तो आप दोनों को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। इसमें कंटिन्यूस ट्रेनिंग में आपका आएगा स्लो ट्रेनिंग मेथड, फास्ट कंटिन्यूस एंड वेरिएबल कंटिन्यूस। मतलब आपको वेरिएबल उसमें कुछ ना कुछ वैरायटी करनी है। नेक्स्ट ट्रेनिंग मेथड एंड्योरेंस बढ़ाने का इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इट इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय वोल्डेमर एंड ग्रेसलर एंड लेटर मॉडिफाइड बाय रेंडल। द प्रिंसिपल ऑफ एफर्ट एंड इनकम्प्लीट रिकवरी इज फॉलोड इन दिस मेथड। देखिए, इंटरवल यानी कि ब्रेक देना है बीच में, और पूरी तरह से रिकवर नहीं होना है, उससे पहले ही आपको नेक्स्ट वर्कआउट स्टार्ट करना है। ये कुछ तरीके हैं आपके एंड्योरेंस बढ़ाने के। थर्ड जो मेथड है एंड्योरेंस बढ़ाने का वो है फार्टलेक मेथड। फार्टलेक इज अ स्वीडिश वर्ड जिसका मतलब है स्पीड प्ले, यानी कि यहाँ पर स्पीड का भी कोई रोल है। इसमें मेन है वेरी द पेस, अल्टरनेटिवली द चेंज ऑफ पेस। स्पीड जो है आपकी इज नॉट प्लान्ड इन एडवांस, पहले से ही नहीं डिसाइड करना है कि आपकी क्या स्पीड रहेगी, सडनली आपको बताना है, दैट इज फार्टलेक। एंड ये कंट्री साइड पे होता है। कहीं भी जो आपका एज यूजुअल ट्रेनिंग का जो इन्वायरमेंट है, जो माहौल है, उससे हटके आप कहीं भी क्रॉस कंट्री चले जाइए, आप बीच साइड पे चले जाइए, आप माउंटेन पे, ट्रैकिंग पे कहीं भी कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं स्पीड। स्पीड क्या है हमारी? डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम। अकॉर्डिंग टू बैरो एंड मैगी क्या कहते हैं ये? स्पीड इज द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म सक्सेसिव मूवमेंट ऑफ द सेम पैटर्न एट फास्ट रेट। आप कितना जल्दी लिखते हैं ये आपकी राइटिंग स्पीड है, आप कितना फास्ट दौड़ते हैं ये आपकी स्पीड इन स्पोर्ट्स है। अकॉर्डिंग टू जॉनसन एंड नेल्सन, स्पीड इज द रेट एट विच अ पर्सन कैन प्रोपेल द बॉडी और पार्ट्स ऑफ बॉडी। स्पीड कितने तरह की होती है? सबसे पहले स्पीड एज ए रिएक्शन एबिलिटी, कितना फास्ट आप रिएक्ट करते हैं। दूसरा है एक्सेलरेशन एबिलिटी, आप जब स्टार्ट करते हैं तो आप कितना जल्दी उसको खींचते हैं, यानी कि आप कितना जल्दी अपनी पेस बढ़ाते हैं। देन मूवमेंट स्पीड, आप जो मूवमेंट कर रहे हैं उसकी स्पीड क्या है, कोई एक्शन करते हैं उसकी स्पीड क्या है। राइटिंग की अगर बात करें तो हम कितना जल्दी अल्फ़ाबेट बनाते हैं। रनिंग की अगर हम बात करते हो हम कितना जल्दी पैर उठाते हैं। देन आपका लोकोमोटर एबिलिटी, मेंटेन मैक्सिमम स्पीड फॉर मैक्सिमम टाइम और डिस्टेंस इज नोन एज लोकोमोटर एबिलिटी। देन आपका स्पीड एंड्योरेंस, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, स्पीड एंड एंड्योरेंस। आप स्पीड बढ़ा रहे हैं, आप मूवमेंट बढ़ा रहे हैं, लेकिन कितनी ड्यूरेशन के लिए। और स्पीड को इम्प्रूव करने के मेथड्स क्या हैं आपके? एक्सेलरेशन रन्स, स्पीड रन्स यू कैन से। आपको 50 मीटर दौड़ना है तो 20-30 मीटर्स के बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे। मतलब आपकी इंटेंसिटी जो है वो 90 to 100% होगी। इसमें पेस रन्स और पेस रनिंग क्या होगी आपकी? कंप्लीट डिस्टेंस कवर करेंगे। अगर आपका 100 मीटर है तो आप इसमें एक या दो बार 100 मीटर करेंगे। Example, generally 800 meters and above races are considered as pace runs. Speed during these runs or training method is capped at 60 to 90% of the total individual's capacity. The practice distance can vary from 200 to 800 meters. This method is to be practiced 3 to 4 times a week. ऐसा नहीं है रोज 3 से 4 बार आप वीक में करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ ज्वाइंट। आपका ज्वाइंट की जो रेंज है कितनी जा सकती है, दैट इज योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड इट इज अफेक्टेड बाय लेंथ ऑफ मसल, ज्वाइंट स्ट्रक्चर, टेंडेंस, लिगामेंट्स एंड अदर फिजियोलॉजिकल फैक्टर जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे। दो तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी सिंपल, जो आप खुद से कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प। पैसिव मतलब विद द हेल्प ऑफ पार्टनर, विद द हेल्प ऑफ इक्विपमेंट, विद द हेल्प ऑफ योर कोच।
वो आपकी पैसिव है। बाहरी जो भी हेल्प से आप करेंगे दैट इज योर पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी के फर्दर पार्ट हैं स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक मतलब आप स्टेबल होके एक जगह पे आप कितना अपने आप को मोड़ सकते हैं। डायनामिक मतलब वाइल मूवमेंट आप कितना बेंड कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चलते चलते किक करना, कितनी आपकी किक जा रही है वॉकिंग में, रनिंग में, या फिर कोई भी आप टेक्निक करते वक्त आप कितना अपने आप को फ्लेक्सिबल शो करते हैं, दैट इज योर डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। और इसको इम्प्रूव करने के तरीके भी इसी तरह से हैं। मेथड है आपके एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग मेथड, इसमें आपका स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी मेथड आएगा और बैलिस्टिक फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग मेथड में आपका आएगा परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ एन आउटसाइड हेल्प और इक्विपमेंट और पार्टनर। जैसे आपका स्ट्रेच रोप्स, बिग बॉल्स, बार स्टैंड्स एटसेट्रा, वॉल बार होते हैं, उसको पकड़ के आप कितना फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं। आप वॉल बार पकड़िए, आपका कोच आपको कितना बेंड करने में, स्ट्रेच करने में हेल्प करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज की वीडियो का कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी एबिलिटीज। सबसे पहले रिएक्शन एबिलिटी, क्विकली एंड इफेक्टिवली रिएक्ट टू अ सिग्नल टू जनरेट डिजायर्ड आउटपुट इज कॉल्ड रिएक्शन एबिलिटी। देखिए कितना जल्दी आप किसी सिग्नल को लेते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसके प्रति आप रिएक्शन करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। देन ओरिएंटेशन एबिलिटी टू अडेप्ट अप्रोप्रिएटली एंड क्विकली टू आर्टिफिशियल एंड नेचुरल एनवायरनमेंट, कितना एडजस्ट होते हैं आप जल्दी से। कपलिंग एबिलिटी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू move physical organs in a close rhythmic movement to coordinate two abilities together. Coupling, दो का combination. Differentiation ability, to perform perfect coordinated as well as separated organ movements with minimum utilization of body resources. Balance ability, in a state of motion or static position, the ability to maintain necessary balance while the body is in state of motion or static position. देन आपका रिदमिक एबिलिटी, द एबिलिटी टू ऑब्जर्व, परसीव करना एंड परफॉर्मिंग द रिदमिक मूवमेंट्स। देन अडेप्टेशन एबिलिटी टू अल्टर और मॉडिफाई, चेंज करना, मॉडिफाई करना द बॉडी मूवमेंट्स क्विकली एंड इफेक्टिवली इन अकॉर्डेंस विद द डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन। क्या डिमांड है उसके हिसाब से तुरंत आपको चेंज करना, मॉडिफाई करना। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट सिलेबस। आज इतना ही। आप हमसे जुड़े रहिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा एड्रेस है dropifoki@gmail.com। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।